हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें इस वक्त मेरे साथ है न्यूज 21 के न्यूज हेड दीपेंद्र सिंह नरूका जी। नरूका जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। साथ ही हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान सिद्धार्थ शर्मा जी, जो कि पेशे से इंजीनियर है। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है आप दोनों का कि आप लोगों ने समय निकाला। दीपेंद्र जी, काफी समय से मैं इंतजार कर रही थी, क्योंकि आप मेरे बॉस हैं, आप मेरे एक गुरु समान है, क्योंकि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो मैं तो इंतजार कर रही थी कि आप यहाँ पर आए और ये कमान संभाले। फिलहाल कुछ वार्तालाप तो हम करेंगे ही, और साथ ही सिद्धार्थ शर्मा जी, जो कि पेशे से इंजीनियर है, काफी सारी बात करेंगे। पर क्योंकि हम लोगों का भले पेशा कुछ भी हो, मगर है तो हम लोग एक भारत के नागरिक, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि आज के जो ऐतिहासिक पर्व है, राजनीतिक पर्व है, उसमें हम भी हिस्सा लें। और हम सुबह से न्यूज 21 की जो पूरी टीम है समय समय पे आपको अपडेट कर रही है। तो चलिए, सबसे पहले दीपेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए 2014 में मोदी सरकार थी, 2019 में मोदी सरकार थी, 2024 में अब की बात 400 पार का नारा बड़े जोरों शोरों से दिया जा रहा था। तो आपको क्या लगता है कि मोदी का जो जादू है कहीं फीका पड़ गया है, या क्या अपडेट अभी थोड़ी ही देर में जो हमारी जनता को देखने को मिल सकते हैं? रितिका, लगातार एक लंबे समय तक कोई भी किसी भी पद पे रहता है तो ये तो प्रधान सेवक प्रधानमंत्री का पद था, इसमें लगातार 10 साल तक, और फिर ये 11वें वर्ष में प्रवेश होने जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो वही हैट्रिक बन जाएगा। लेकिन अभी जो रुझान सामने है उसमें बहुमत का आंकड़ा भी पार करती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में माना ये जा रहा है कि सहारा लेना पड़ेगा बाकी सीटों का। इस पे दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही जो नेता है वो बटे हुए हैं, और वो शायद ये मौका भी हर कोई देखता है कि अगर ऐसा कभी मौका बनता है, जैसे कि विधानसभा चुनाव में हुआ था। जी बिल्कुल, वसुंधरा राजे को पूरा प्रयास किया वसुंधरा राजे ने कि सीटें कम रहें, जिससे कि उनके जो समर्थित उन्होंने जिनको समर्थन दिया है वो विधायक कहें कि हमें विधानसभा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चाहिए। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अभी साफ नंबरों में दिख रहा है कि गठबंधन नहीं कहेंगे, छोटे छोटे दल हैं, निर्दलीय हैं, उनका सहारा लेना पड़ेगा। और सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रही है। अगर इन आंकड़ों को भी देखेंगे तो सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रही है। रही बात 2014, अब की बार मोदी सरकार, 2019 फिर एक बार मोदी सरकार, और 2024 फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजी से चलती है, वो माइंड पर अटैक करती है और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है। अब की बार 400 पार का, जैसे कि और भी जो वक्ता आए थे उन्होंने बोला कि उनमें से कईयों ने बोला कि ये मेंटली स्ट्राइक करने की एक स्ट्रेटेजी होती है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी सभी पार्टियों से बहुत आगे है। अब की बार 400 पार का नारा इसीलिए दिया गया, शायद इस बार वो लग रहा था कि राम मंदिर काम नहीं आएगा या बाकी और कोई चीज, विकास का मुद्दा काम नहीं आएगा, तो इसीलिए पहली बार शायद ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान अपने हाथ में ली, और पूरी की पूरी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए वहां से बस यही निकली कि कमल का निशान मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ा जाए। तो इसलिए जादू फीका, आदमी ऊब जाता है, आदमी देखता है कि हमारे लिए इसमें क्या है। कुछ ऐसा हुआ नहीं 2019 में, हालांकि 19 से पहले नोटबंदी भी हुई थी, लेकिन उसका भी नुकसान नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी को, वो और ज्यादा सीटों के साथ में आई। और इस बार वही है कि लगातार किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री को जनता देखना नहीं चाहती। अगर महंगाई कम हुई होती, अगर पेट्रोल के दाम कम हुए होते, अगर भारतीय जनता पार्टी नौकरियों को लेकर अग्निवीर का मुद्दा, किसान का मुद्दा, बिल्कुल साहब, और इस तरह की चीजों ने ये जो सीटें हैं, ये 300 का आंकड़ा भी पार नहीं करवाया। अभी 250 के आसपास अगर भारतीय जनता पार्टी आती है, मैं कहता हूँ 220 230 भी आती है, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए कही है, एनडीए सरकार बना रही है। प्रधानमंत्री कौन बनता है ये उनका संसदीय दल का बैठक तय करेगा। थोड़े समय में जो आंकड़े हैं वो पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे। तो हमारे साथ, जैसे कि मैंने बताया, सिद्धार्थ शर्मा जी जुड़ गए हैं, जो कि पेशे से इंजीनियर, और आप सबको बताना चाहूंगी कि न्यूज 21 से आप काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, काफी बड़े शुभचिंतक हैं आप हमारे, और हर जो हमारे खबरें हैं उसको समय समय पर आप अपडेटेड रहते हैं, शेयर करते हैं। तो काफी सपोर्ट है इनकी तरफ से हमारे चैनल को एक दर्शक के तौर पे। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे सिद्धार्थ शर्मा जी कि रुझानों में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता दिख रहा है, तो क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं? क्योंकि यदि अन्य दलों का समर्थन लेना पड़ा और वे सभी मोदी के नाम पर सहमत नहीं हो पाए, तो फिर अगला जो पीएम है वो कौन बनेगा? आपसे जानना चाहेंगे सिद्धार्थ जी। प्रधानमंत्री मोदी का आना निश्चित लगभग तय है, लेकिन जो
पिछली सरकार की तरफ जो देखा जाए, जो बहुमत उनको पूर्णतः अब इस बार दिख नहीं पा रहा। ठीक है। उसका मुख्यतः कारण क्या है कि इस बार बीजेपी के पास में कोई चुनावी मुद्दा था नहीं। बीजेपी के पास एक ही नारा था, अब की बार 400 पार। ठीक है। सिर्फ राम मंदिर का जो मसला था वो 2019 के इलेक्शन में उन्होंने इस कारण से पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ पे बना ली गई थी। लेकिन इस बार जो उनको जो आंकड़े, जो रुझान दिख रहे हैं, स्पष्ट उनको बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। नीतीश कुमार का अगर संयुक्त आंकड़े अगर हम जोड़ते हैं तब जाके वो सरकार बनाती हुई दिखती है। ठीक है, राम मंदिर की अपने बात के साथ सिद्धार्थ जी, तो राम मंदिर के क्या फैसले से आप खुश नहीं हैं? नहीं, फैसले से खुश है, लेकिन जनता को जो मिलना चाहिए, जो रोजगार मिलना चाहिए था, जो पूर्णतः नहीं मिल पाया। जो टेक्निकल स्किल, जो मेरा पेशा है टेक्निकल से, तो जो युवाओं को जो टेक्निकल जो इंटीग्रेट करना चाहते हैं वो प्रॉपर हमेशा मिल नहीं पाया उसके लिए। ठीक है, क्या 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 आप उम्मीद करते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए, जैसे कि आपने बताया? स्किल्स का डेवलपमेंट, एक स्कीम चलानी चाहिए गवर्नमेंट को, जिसमें स्किल्स हम डेवलप कर सकें। युवाओं को हम सरकारी नौकरी का, या हम जो लोक प्रलोभन देते हैं, कोई भी सरकार आती है तो अपने वो मुद्दे दिखाती है कि सर आपको हम इतना नौकरी हम प्रोवाइड करेंगे। इस तरह के जो मुद्दे युवाओं का ध्यान भटकाते हैं तो वो सरासर गलत है। हमें युवाओं की स्किल्स पे डेवलप करना चाहिए, जिससे युवाओं को नए रोजगार मिले और जिससे देश उन्नति की ओर अग्रसर हो। ठीक है, पर जैसे कि आपने बात की देश उन्नति की ओर अग्रसर हो, तो काफी इस बार बीजेपी के जो मैनिफेस्टो हैं उसमें रोजगार को काफी बढ़ावा देने की बात कही गई है। एग्रीकल्चर की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, काफी सारी चीजें जो हैं इस बार इनके जो मैनिफेस्टो में अपडेट हुई है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है कि सिर्फ कागजी बातें हैं या धरातल पे भी इस पे काम होगा अगर उनकी सरकार आती है तो? पिछली बार हम अगर राजस्थान को हम देखते हैं तो पिछले लगातार 2 बार से 25 अबव 0 पे हमारा जो बहुमत रहता है बीजेपी का, लेकिन इस बार स्पष्ट उनको 12 से 14 से ज़्यादा सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। ठीक है। इसका मेन कारण क्या है कि जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनका संयुक्त संगठन एक साथ दिख नहीं रहा था। इस बार जो चुनावी कैंपेन जो चला था, चुनावी कैंपेन में कोई भी बड़े बीजेपी के पदाधिकारी एक संयुक्त होकर संगठन में साथ नहीं आए थे। ठीक। और इसी का कारण का फायदा जो अन्य दलों ने उठाया था। इसी वजह से जो बीजेपी के आंकड़े 25 से घट के 14 पे दिख रहे हैं। ठीक है सिद्धार्थ जी, हम नरुका जी आपसे बातचीत करना चाहेंगे कि देखिए सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो भाजपा को बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है उनके आंकड़ों के हिसाब से, जो फिलहाल अभी रुझान हम देख रहे हैं। 2019 के चुनाव में 63 करीबन जो वोट हैं, इस बार आंकड़ा जो है 32 और 35 के आसपास का दिखाई दे रहा है। कहते हैं दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें साफ तौर पे स्पष्ट है कि योगी जी के हाथ में कमान थी। इसमें जो स्थानीय वहाँ का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, उसका जो रोल है वो काफ़ी हद तक रहता है। इस बीच में जो भाजपा का शासन था उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। ठीक है। जैसे कि बुलडोज़र, एनकाउंटर और इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। और वहाँ पर एक अलग अलग वोट बैंक्स हैं, अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं। रही बात पिछली बार 63 सीटें जो थी और इस बार जो 32-35 के आसपास का ये आंकड़ा है, वो आंकड़ा चूंकि भारतीय जनता पार्टी को पहले से पता था कि अगर हमारी सीटें कम आती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चले कि वो हमेशा एक बहुत ही दूरदर्शी सोच के साथ में अपनी कैंपेनिंग प्लानिंग को बनाती है। ठीक है। अब लगातार 10 साल तक है, तो वो चुनाव ऐसे नहीं लड़ते हैं कि भाई 6 महीने या साल भर लोकसभा चुनाव शुरू हो गया है तो अब हमें प्लानिंग शुरू करनी चाहिए। जैसे ही 2019 का चुनाव खत्म हुआ, उसके अगले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी लोकसभा चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव की छोड़ दीजिए, वो अलग अलग स्थानीय स्तर पर नेता लड़ते हैं। स्ट्रेटेजी हालांकि बीजेपी की तरफ से बनाई जाती है, डिस्कशन होता है नेताओं के साथ में, स्थानीय नेताओं और केंद्रीय नेताओं के बीच में। बात करें यूपी की, तो यूपी में काफ़ी सारे फैक्टर्स थे और दूसरी तरफ विपक्ष ने भी मुद्दों को इस तरीके से जनता के बीच में पहुंचाया। अब भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में केंद्र में आती है तो संविधान खतरे में है, आपको नागरिकता ले ली जाएगी, और बीच में सीए भी काफ़ी आया था। इसके अलावा काफ़ी सारे मुद्दों को इस तरीके से प्रदर्शित किया गया विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस और वहाँ की स्थानीय पार्टी द्वारा, कि नरेंद्र मोदी जो है वो किसानों के लिए देखिए क्या कर रहे हैं, वापस ले ली योजना, अग्निवीर योजना में हाथ पीछे खींचना पड़ा, ये सारे के सारे जो मुद्दे। इसके अलावा मोदी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता शायद ये भी सोच रही होगी कि हमारे यहाँ पर तो स्थानीय पार्टी हैं, उनके स्थानीय नेता हैं, ये मोदी जी कहाँ संभालेंगे। है गुजरात के, चुनाव लड़ रहे हैं वाराणसी से, तो हमें कितना संभालेंगे। तो हमें यहाँ का स्थानीय सांसद चाहिए
और इस फैक्टर से उत्तर प्रदेश की जो सीटें 60+ थी वो अब आधे के लगभग उत्तर प्रदेश में आती हुई इन आंकड़ों के अनुसार नजर आ रही। जी रितिका। ठीक है नरुका जी। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बात करें राजस्थान की तो 2014 में 25 की 25 सीटें आई थी, 2019 में 25 सीटें रही थी, जिसमें एक सीट गठबंधन में भी थी, लेकिन इस बार के रुझानों के हिसाब से भाजपा 14 और 15 के आसपास जो उनकी सीट है सिमटती भी नजर आ रही है। तो क्या गहलोत की योजनाओं का फायदा कांग्रेस को मिला है या जनता भाजपा की केंद्र सरकार के कार्यकाल से अब ऊब चुकी है? इस पे आपके अपने क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? मुख्यतः जो हमारे जो प्रांत हैं, दौसा है, भरतपुर है, करौली है, इधर के क्षेत्रों में एक मुद्दा उठा था पानी का, ERC मुद्दा। उस पे केंद्र सरकार ने 5 साल तक कोई भी कार्य नहीं किया गया था, और उसके लिए जो हमारे जो नेता थे, वहाँ के लोकल नेता हैं डॉक्टर चौड़ीलाल मीणा जी, तो उन्होंने लगातार उस विषय पे विभिन्न प्रकार के वादे किए थे, लेकिन उस परियोजना पे कोई भी अमल लागू नहीं किया गया था। इस बार के चुनाव में भी उस योजना के अमल में लाने के लिए बार बार उसका जनता ने उसका जोर किया था, लेकिन उस विषय पे कोई भी ध्यान दिया नहीं गया था। इसी कारण से दौसा क्षेत्र की सीट कांग्रेस खाते में जाती नजर आई। ठीक है सिद्धार्थ जी, नरुका जी आपसे बात करना चाहूंगी मैं कि 2019 का जो चुनाव हुआ था तो काफी लोगों का मानना था कि पुलवामा अटैक जो हुआ था उसने बड़ा ना सहानुभूति का काम किया था 2019 के चुनाव में। तो इस बार भी कुछ ऐसा मुद्दा गिर्द आपको दिख रहा है कि सहानुभूति का काम करा है या करेगा? 2019 के परिणामों से आप कितने खुश हैं? क्या आप भी सहमति रखते हैं इस बात से कि पुलवामा अटैक ने काफी एक मतलब सपोर्ट बन गया था चुनाव में? देखिए, कोई भी किसी भी तरह का इंसिडेंट होता है तो उस समय की जो भी केंद्र में सरकार होती है उसका फायदा या उसका नुकसान जो है वो दोनों पहलू हैं। क्योंकि अभिनंदन की रिहाई से भी उसको जोड़ा गया था, उस वक्त जोड़ा गया था, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जाता, अगला चुनाव सर पर होता, अगला चुनाव में जाते ही वो जो पुराने मुद्दे हैं उन्हीं को दोबारा नहीं बोला जा सकता, ना ही नारों में, ना ही घोषणा पत्र में। तो खैर जाहिर सी बात है कि वो शामिल होगा ही नहीं। इसके अलावा 2019 के बाद में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान सेवक जो कहते हैं प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका जो फोकस था वो सारा का सारा जो था वो ये था कि कैसे बाकी जो विश्व के देश हैं उनके साथ में और अच्छे तरीके से अपने रिश्तों को प्रगाढ़ किया जाए। ठीक है, यही जनता में भी ये मैसेज जाता है, और जो थोड़ी बहुत कसर होती है वो विपक्षी पार्टियां कांग्रेस कर देती हैं कि देखिए ये तो सूट बूट की सरकार है, ये तो भ्रमण पे रहती है, दौरों पे रहती है। और रही बात पुलवामा की, तो पुलवामा मैं नहीं मानता, और शायद और पुलवामा का फायदा या राम मंदिर का फायदा, एक तरीके से आप राम मंदिर के बात लें कि राम मंदिर 2014 के चुनाव से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा रामलला की हुई, तो उसका फायदा बिल्कुल जो पार्टी केंद्र में सत्ता में होती है उसको मिलता है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि जो अभी आंकड़े जो 240 या 220 का है, अगर यही आंकड़ा 300 का होता अभी और बाकी जो सहयोगी दल हैं वो 3.5 का होता, तो कहते हैं कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा वरदान के रूप में साबित होता है। लेकिन राम मंदिर, पुलवामा, ये सारे के सारे मुद्दे एक बार 2 बार जरूर किसी पार्टी के लिए मदद कर सकते हैं, लेकिन जब आप लगातार जा रहे हैं तो लगातार उसको आप मुद्दों को नहीं चुनाव में लेके जा सकते। ठीक है, सिद्धार्थ जी आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए जैसे कि नरुका जी ने बात की कि राम मंदिर के नाम पर वोटिंग की जो जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, सिद्धार्थ जी आपसे जानना चाहूंगी तो विकास के बजाय धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, आपको ऐसा लगता है? और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी, हिंदू मुसलमान करने वाली बीजेपी इस बार मुसलमानों की हितैषी बनने की बड़ी कोशिश कर रही है, इस पे आपके क्या विचार है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की तरह कुछ काम कर रही है, लेकिन मुख्य मुद्दा ये था कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में था, ऐसे कौन से व्यक्ति का नाम एक मुझे आप बता दीजिए जिसको जो इस बार जिनको सीट मिली हो वो मुस्लिम हो, कोई आप बता सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तभी मेरा ये सवाल था आपसे कि हिंदू मुस्लिम करने वाली बीजेपी इस बार मुसलमानों की हितैषी बन रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो चर्चाएं उठी थी इस बीच। चलिए आप बताएं कि 3 तलाक और महरम हज जैसे मुद्दों को भी भूना जा रहा है, आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन 3 तलाक जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय फैसला था वो अच्छा था, उस पर अमल लाना चाहिए था। ये लोगों की भलाई के लिए जो फैसला था वो
होना चाहिए था। तो आप कितना सहमत है साहब इस बात से कि विकास के नाम पर है ना, धर्म के नाम पर राजनीति करी जा रही है? कितना सहमत है इस बात से आप? मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, लेकिन कुछ कुछ पहलुओं को अगर मद्देनजर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बीजेपी एक हिंदू मुस्लिम का, जैसे कि कोई भी जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे बलात्कार को लेके हम देख रहे हैं, तो विशेष समुदाय को उस पर आरोपी बनाया जा रहा है। तो इस वजह से देखते हुए कि हिंदू मुस्लिम जो भी हम एक संप्रदाय का दर्जा दिया जा रहा है, तो बीजेपी की पार्टी कुछ लीडरशिप उसको करते हैं। जी जी। नोटबंदी से बहुत नुकसान हुआ है, जबकि काला धन जो है अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साहब आपका क्या कहना है इस बारे में? नोटबंदी का मुद्दा जो है वो पिछले चुनाव के पहले का था। उसके बाद में जो 2014 में सीटें आई थी, उससे ज़्यादा सीटें 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। यानी कि लोगों की ये उम्मीद तो थी कि नोटबंदी इसलिए की गई, काला धन वापस आएगा। उसके बाद में कुछ और घटनाएं हुई, कुछ और घटनाक्रम हुए हैं, जिसमें लोगों को लगा कि हाँ भाई, सही मायनों में देश की विकास के लिए या देश को सही मायनों में सही जगह पे उसका स्थान दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही। और उसी के आधार पर 19 का चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी जीती थी, जो नोटबंदी के बाद का समय चक्र था। उसके बाद 2019 से लेकर और 24 तक के बीच में जो मुद्दे थे, घूम फिर कर एक मुद्दा हमेशा रहता है महंगाई का। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं नरुका जी, मैं इस सवाल पे आने वाली थी। पेट्रोल की कीमतें, जो कि भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में अपनी सरकार चला रही थी और ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो एक राज्य में अगर पेट्रोल की कीमत कम है और दूसरे राज्यों में थोड़ी ज्यादा है और तीसरे में फिर अलग है, और फिर वैट भी एक सरकार का बिंदु होता है कि वो अपने उस पर कम कर सकती है। राज्य सरकार अपने तरफ से कर सकती है और केंद्र सरकार अपनी तरफ से उसको राहत दे सकती है जनता को। तो बीच में ऑटो की कीमतों पर भी सेस और टैक्स लगाया था। तो कांग्रेस लगातार ऐसे मुद्दों को उठाती है जो सीधा आम आदमी की जिंदगी पर, जो जिंदगी रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर प्रहार करता है, उसकी जेब पर भार बढ़ाता है। तो उसे लेकर कांग्रेस हमेशा आंदोलन करती रही है। महंगाई के मुद्दे को लेकर तो हमेशा ऐसे ही कांग्रेस हमेशा आगे रहती है, वो चलती रहेगी। नरुका जी कहने का मतलब है। एक आखिरी सवाल सिद्धार्थ जी मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, पहले ना केवल देश पर शासन करना मकसद होता था नेताओं को, ठीक है, पर अब क्या हो गया है कि देश को काबू करना लोगों का मकसद हो गया। इस पर आपके अपने क्या विचार? ये आखिरी सवाल आपसे। इस पे मेरा मुख्य विचार ये रहेगा कि आने वाले जो चुनाव होंगे, इस बार के चुनाव में जो नरेंद्र मोदी का बहुमत दिखता नजर आ रहा है, लेकिन अगर बीजेपी को 2029 में अगर अपनी सरकार लेके आना है तो एक नया चेहरे के साथ में नई कैंपेनिंग की शुरुआत करनी पड़ेगी। उस पर धरातल पे काम करना पड़ेगा, जुमलेबाजी से दूर हटना पड़ेगा, और जो ये जो भी धर्म संप्रदाय जो भी बातें चल रही है उस पर अपना एक अमल निर्णय लेके आना पड़ेगा। सभी समुदायों को साथ लेके चलना पड़ेगा और रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पे मुख्यतः ध्यान देना होगा। अभी जो देखा गया किसान आंदोलन हुआ है, या फिर अपने अग्निवीरों की भर्ती का है, या फिर जितनी भी भर्ती जो अपनी हुई है उसमें पेपर लीक्स वगैरह का जो गृह सक्रिय हुआ है, इन पे एक विशेष तरीके से काम करना होगा, सुयोजित तरीके से उनका निर्णय लेना होगा। तब जाके 2029 में फिर से सरकार रिपीट होने के चांसेस होंगे। अन्यथा अन्य दल इसमें नए दल शामिल होंगे। 2029 में एक नई सरकार फिर से गठित नजर होगी। ठीक है सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला हमारे लिए। हम चाहेंगे कि आगे भी जब भी स्टूडियो में हमारी कुछ ऐसी चर्चाएं हो तब अपना समय हमारे लिए जरूर निकाले। साथ ही हमारे साथ न्यूज़ 21 के न्यूज हेड नरुका जी, दीपेंद्र नरुका सर हमारे साथ हैं। नरुका जी, मैं आपको ऐसे नहीं जाने देने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ऑफिस में बैठ के चीजें छोटी छोटी सिखाते हैं, पर इस वक्त मुझे आपका साथ चाहिए, क्योंकि हम हमारी जनता से बताना चाहेंगे कि जो वोटिंग के जो रिजल्ट्स हैं थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। काउंटिंग है वो लगभग जो कह सकते हैं वो आ गई है। अब चुनाव का जो परिणाम है वो एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर तरीके से जो जारी होने वाला है। तो उस बीच कार्यक्रम के अंत तक मैं चाहूंगी दीपेंद्र नरुका जी मेरे साथ रहेंगे, जो आज आपको मैं और नरुका जी मिलकर आंकड़े जो है क्रिस्टल क्लियर आंकड़े बताएंगे। और आप सबको बता देना चाहेंगे न्यूज़ 21 की पूरी टीम आज सुबह से एक्टिव है, पल पल की जो अपडेट्स आपको देने के लिए। तो इसी के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद मिलते हैं दीपेंद्र नरुका जी के साथ। और सिद्धार्थ जी, आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। बने रहे।